नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मॉर्निंग वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होना है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होगा। नितिन नवीन नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं पीएम मोदी और अमित शाह प्रस्तावक होंगे। साथ ही राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी और सीएम धामी भी उनके नामांकन में शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी इसे खास बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नितिन नवीन के प्रस्तावक होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की भी पुष्टि हुई है। इस नामांकन को पार्टी में संगठनात्मक मजबूती और एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना है और नितिन नवीन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके प्रस्तावक होंगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के निर्वाचन का समय है। ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कल नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए जाएंगे और जैसे हमारी परंपरा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी हमारे नवीन अध्यक्ष का फॉर्म डालेंगे। हम सब उनके साथ हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी और माननीय नड्डा जी, हम सब इन वरिष्ठ नेतृत्व के उस दौर को देख रहे हैं जब 14 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों की विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी अपने नए अध्यक्ष का कितने सरलता से चुनाव करती है। ये दुनिया के लिए अजूबा भी, लेकिन हमारे लिए ये पद्धति है। मेरी अपनी ओर से पूरी प्रक्रिया के लिए माननीय नवीन जी को और माननीय निवृत्तमान अध्यक्ष नड्डा जी को भी बधाई, जिनने सफलतापूर्वक अपने कार्य के संचालन में हम सब का मार्गदर्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना है। कल भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि अभी तक के दौर में जो देखा गया है, जो शुरू में जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से होता है। क्या कुछ जानकारी है? अनुराग, सुन पा रहे हैं आप? शायद अनुराग से हमारा आवाज मिल रही है। जी बोलिए। अनुराग, मेरा सवाल यही था कि आज बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना है और कल बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। क्या कुछ जानकारी है? लगता है अनुराग से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो आज बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना है और कल बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। तो वहीं नितिन नवीन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके प्रस्तावक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही उनके नामांकन के दौरान सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की भी यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी उनके इस नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे और कल भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, भाजपा को अपना 12वां नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है और नितिन नवीन के नाम पर अब मोहर लगना तय है। देखिए, नामांकन की प्रक्रिया जो है पुष्पेंद्र आज 2 से 4 बजे के बीच में हो जाएगी और इस बीच दिल्ली के मुख्यालय पर एक बड़ी संख्या में जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो मौजूद रहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री के पहुंचने की भी बात कही गई थी उत्तर प्रदेश से, तो इस पर भी मोहर लग गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगहों के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार से पहुंचेंगे और पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। और नितिन नवीन की देखिए ताजपोशी कल होगी और आज 2 से 4 बजे का वो टाइम स्लॉट रहेगा जब नामांकन की प्रक्रिया को किया जाएगा। प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, अमित शाह रहेंगे और इस बीच जो है वो बीजेपी के
नए 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नामांकन होगा। देखिए, इस नामांकन की पुष्पेंद्र बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि नितिन नवीन के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है 29 के चुनाव की, जो राष्ट्रीय स्तर का लोकसभा का चुनाव होना है उसके पहले देखिए पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और देखिए पूरे समीकरण को बना के रखना, राष्ट्र में किस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ाना है, ये बहुत सारी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन की और लोगों तक बात पहुंचाने की देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नितिन नवीन के ऊपर आने वाली है। लेकिन इसके पहले देखिए आज नामांकन है, और कल जो है वो ताजपोशी हो जाएगी, और इसी के साथ बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। और अनुराग, अगर हम बीजेपी के दौर की बात करें, जो अभी तक देखा गया है, शुरू में जो भी बीजेपी की तरफ से कार्यवाहक अध्यक्ष होता है, असल में वही राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो वही तस्वीर यहाँ भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, जो कार्यवाहक अध्यक्ष कहा जाता है और वही बाद में अध्यक्ष भी बनता है, ऐसा बीजेपी की पद्धति में देखा गया है। और नामांकन के स्लॉट्स को लेकर के देखिए अभी तक किसी और अन्य नामांकन के लिए किसी का भी नाम सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं तय है कि नितिन नवीन ही जो कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर बनाए गए, वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका नामांकन होगा, और वो निर्विरोध, देखिए कोई उनके एंटी नहीं खड़ा होगा, और तस्वीरें यही रहेंगी जो कयासों में है। और राजनीतिक पंडित बताते हैं कि 2 से 4 के बीच की तस्वीरें जो दिल्ली से आएंगी वो यही होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, और नए नवेले होने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, और नामांकन किया जाएगा। पूरी एक जो बीजेपी की संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुसार ये चीजें होंगी, लेकिन कोई भी अन्य नामांकन होने की जो गुंजाइश है पुष्पेंद्र, वो बेहद कम है। बिल्कुल ठीक, अनुराग, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, आज नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगूर में एक जनसभा के दौरान पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी न केवल राज्य बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार घुसपैठियों को कई तरह की सुविधाएं देती है और उनके लिए फर्जी दस्तावेज बनाने में भी मदद करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार बार बार बंगाल की सीमा पर फेंसिंग लगाने के लिए जमीन देने की अपील कर चुकी है, लेकिन टीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी ने कहा कि समय आ गया है कि घुसपैठ को पूरी तरह रोका जाए और राज्य के नौजवान इस मामले में सतर्क रहें। साथियों, टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और भारत की विधानसभाओं विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। यह राष्ट्रीय सम्मेलन 19 से 21 जनवरी तक चलेगा, जिसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश विधानमंडल कर रहा है। वहीं सम्मेलन में देश भर के पीठासीन अधिकारी, सचिव और गणमान्य प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस दौरान विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन संचालन, सुशासन और समसामयिक विधायी विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। विधान भवन लखनऊ में विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य विधायी प्रशासन में सुधार और अनुभव साझा करना है। तो लखनऊ में एआईपीओसी का सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें कई बड़े विषयों पर चर्चा होगी। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो लखनऊ में 86वां AIPOC सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है और यूपी विधानमंडल इसकी मेजबानी कर रहा है। तो वहीं देश भर के पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर कुल 40 मेडिकल कॉलेज थे और अब बढ़कर 81 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। प्रदेश में 2 एम्स भी हैं, जिसकी वजह से लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना आसान हुआ है। ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ की इस आबादी के साथ ही अगल बगल के जो राज्य हैं वहां की भी और देशों की भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। CSC, PSC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था। पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी।
लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 8 जवान घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। छतरू क्षेत्र के सोनार गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान 2 से 3 विदेशी आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घेराबंदी तोड़ने के प्रयास में आतंकियों ने ग्रेनेड भी फेंके और जंगल की ओर भाग निकले। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित मीडियम कैलिबर गोला बारूद निर्माण फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म नागपुर की धरती पर हुआ था और आज आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। उन्होंने कहा कि यहाँ हो रहे औद्योगिक कार्य राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि देश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती मिल रही है। पूछा कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, तो इन्होंने कहा मैं हाई स्कूल पास हूं। मैं सच बतलाऊं मित्रों, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं यही सोचने लगा कि शायद विश्व में इस प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस से रिलेटेड यदि कोई हो तो शायद कोई हाई स्कूल पास तो उसका चेयरमैन नहीं होगा। मुझे लगता है कि सत्यनारायण जी निवाल को परमात्मा ने इस पुनीत कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है। और इसका श्रेय मैं केवल इन्हीं को नहीं देना चाहता हूं, इसका श्रेय इनकी धर्म पत्नी को भी जाता है। बिना उनके पुण्य के यह सब करिश्मा नहीं कर सकते थे। लेकिन आज इस मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन फैसिलिटी के उद्घाटन के इस अवसर पर आप सबके बीच आकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है और मैं इस अवसर पर समस्त देशवासियों को भी और सोलर ग्रुप के सभी जितने भी पर्सनल्स यहाँ हैं सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस फैसिलिटी के यहाँ उद्घाटन के माध्यम से आज मुझे एक बार शायद 4 वर्षों के बाद, अजय जी ना, 4 वर्षों के बाद फिर से मेरा यहाँ पर आना हुआ है। और मैं इस नागपुर शहर के बारे में तो मैं मानता हूँ सचमुच ये चुंबक है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। और चुंबक इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश का एक सामाजिक संगठन अथवा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कह सकते हैं, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जन्म इसी नागपुर की ही धरती पर हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैंने यह कहा और मैंने महसूस किया है कि इस नागपुर की मिट्टी में कुछ करने की एक ललक है और यहाँ के लोगों में कुछ नया कर गुजरने की तड़पन है। और आज जब मैं इस परिसर में आया, आप लोगों से बात की और यहाँ आकर सारे काम को देखा तो सचमुच मुझे भीतर से संतोष की भी अनुभूति हुई और साथ ही साथ प्रसन्नता भी हुई। कैसी है इस नागपुर शहर की एनर्जी और वाइब और इस प्रीमाइस की भी एनर्जी और वाइब, इसके अनुसार ही यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे विश्वास है कि इस परिसर से निकला हर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी एक मजबूत हिस्सा बनेगा।
पटना के चित्रगुप्त नगर में गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुई विभत्स घटना ने बिहार में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस घटना ने राज्य में बच्चियों और छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहानाबाद में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों और छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, जिससे पूरे जिले में सुरक्षा और न्याय की मांग तेज हो गई है। राजद ने इस मामले पर सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मामले की लगातार समीक्षा हो रही है, उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है और डीजीपी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। इस मामले पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता को दर्शाती है। इस बीच नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी की टीम आज पटना के राजेंद्र नगर स्थित प्रभात मेमोरियल अस्पताल पहुंची और विस्तृत जांच में जुट गई है। लगातार समीक्षा कर रही है, उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। एसआईटी का गठन हुआ है, मैंने पहले भी कहा है, ऐसे तत्वों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। किसी हालत में भी ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसआईटी का गठन हुआ है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करने वाली है। ट्वीट करके कहा लगातार सरकार के ऊपर सवाल करे अपराधी। अरे जो लोग बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करने का काम किया है, ऐसे लोगों को हम क्या जवाब दें। आपने देखा होगा न्यायालय ने जो ऐसे लोगों पर टिप्पणी की है कि लोग राजनीति में आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं, ऐसे लोगों पर कुछ टिप्पणी करने लायक ऐसे लोग बचे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 3 दिवसीय रायबरेली दौरा आज से शुरू हो रहा है। वह लखनऊ से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचेंगे और रात 9:15 पर बुहेमऊ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। 20 जनवरी को राहुल गांधी रायबरेली के यूथ क्रिकेट अकादमी और वीसीसी की तरफ से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष के घर जाकर नवयुगल को शुभकामनाएं देंगे। उसी दिन ऊंचाहार के रोहनिया में आयोजित मनरेगा चौपाल में भी वह प्रतिभाग करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य स्थानीय मुद्दों और युवा और ग्रामीण विकास से जुड़ना है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।